Hello students, how are you? I hope you will be quite well at home. And today we are going to study about tense. प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टेंस के बारे में. Here question arises, what is tense? यानी कि टेंस क्या होता है. अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस आपके पास गए थे उनमें आपके पास सेंटेंस के बारे में बताया गया था. सेंटेंस और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं. सेंटेंस एक वाक्य होता है जबकि टेंस काल होता है. तो आज हम टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं. टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. पिछली जो कक्षाएं हैं 6, 7, 8 इसमें आपने स्टडी किया टेंस के बारे में. इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं. प्रेजेंट टेंस यानी एक टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो पहला यहां पर पार्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पार्ट पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. यहां पर मैं बहुत ही सरल एग्जाम्पल में बता रहा हूं. तीनों को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है. पार्ट्स की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं. देखिए, प्रेजेंट मतलब आज, यानी जो काम आज हो रहा है, इस डेट में हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है. इसकी सीधी सीधी पहचान होती है कि जैसे आप सेंटेंस के लास्ट में आप जाओगे तो आपको हिंदी का वर्ड मिलेगा है, हूं या है. यानी आप इसको देखते ही पहचान लोगे. जैसे ही हा यानी है, हूं या है ये आएगा तो आप पहचान लेना कि ये हमारा प्रेजेंट का है. पार्ट तो हम बाद में बनाएंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट का है. ऐसे ही जब हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में था, थी, थे या आ, ई, ए ऐसे शब्द आपको मिलेंगे. इनको देखते ही आप बता देना है कि ये तो पास्ट का है. और फ्यूचर में गा, गी, गे ये शब्द मिलेंगे. जैसे ही समझ में आता है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को हमने डिवाइड किया. अब प्रत्येक पार्ट के एवरी पार्ट हैज 4 सेक्शन, 4 ग्रुप. इसके 4 सेक्शन, 4 वर्ग होते हैं. प्रेजेंट इसको देख लेते हैं. तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं यहीं से निकलते हैं. पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट टेंस. दूसरा पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस. तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट टेंस. चौथा पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखिए, एक सेंटेंस के हमारे 1, 2, 3, 4 4 पार्ट हमारे हो गए. इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित. जो बात तय ना हो कि हमारा जो कार्य है वो कब हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है, अनिश्चित काल. दूसरे में हम आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस में वो सभी कार्य होते हैं जो चल रहे होते हैं, चाहे वो इस टेंस में चल रहे हो, पास्ट में चल रहे हो या फ्यूचर में चल रहे हो. देखिए, सेम यही रहेंगे. 4 पार्ट इसके हैं, 4 सेम पार्ट इसके बनने हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड सेम ये इसी में रहना. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसके बाद हम चर्चा जो करेंगे बाद में विस्तार से करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। यानी जो काम चल रहा होता है, कोई काम जारी रहता है। बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की या कॉन्टिन्यूस की करें तो जैसे पंखा चल रहा है, वेग पढ़ रहे हैं, हम गा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कॉन्टिन्यू है, तो इसमें रहा है। परफेक्ट, काम पूरा हो जाना, किसी कार्य का पूरा हो जाना, वह चला गया है, हम सो गए हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस हैं। इसके बाद चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसमें भी काम चल रहा होता है लेकिन उसमें अवधि होती है, टाइमिंग होती है कि काम अभी फिनिश नहीं हुआ लेकिन चल रहा है। तो विस्तार से सभी की जानकारी मिलेगी, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो केवल एक या दो टेंस पर करेंगे। पहला हम लेके चलते हैं इंडेफिनिट टेंस को और फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अभी तक जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो कुछ इस तरह से थी। अक्सर क्लासेस में पूछा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन के बारे में कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। क्या ये कुछ हद तक डेफिनेशन हमारी ठीक है? अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, थोड़ा गौर करेंगे। मेरा पहला सेंटेंस है कौवा काला होता है। दूसरा सेंटेंस है गाय के सींग होते हैं। मछली जल में रहती है। देखिए, हमारे सामने ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अगर हम उस परिभाषा पर जाएं जो हमने पढ़ी है, हमने जो पढ़ी है कि अंत में ता, ती, ते को देखते हैं। अब हमें ऐसे नहीं देखना है। देखिए, हमारा जो पहला सेंटेंस इसमें क्या आ रहा है, ता है, दूसरे में ते है। क्या वास्तव में ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है? नहीं। आप कहेंगे क्यों? तीसरे सेंटेंस पर आते हैं, मछली जल में रहती है, इसमें आया है ती है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड? हाँ। देखिए, उसकी सही परिभाषा होती है कि जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में, क्या समझा, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है शब्द जुड़े होते हैं। याद रखना, क्रिया में खाना, पीना, रोना, आना, जाना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। अगर इन क्रियाओं का जो मूल क्रियाएं हैं, मूल क्रिया आपने वैसे तो संस्कृत में आती हैं मुख्य रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, ठीक है ना। आप लिख धातु को ले लीजिए, लिख। अब लिख में आप जैसे जैसे हमारे टेंस के पार्ट है वो जोड़ते चले जाओगे। लिखता है, लिख रहा है, लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, या लिख रहा होगा। पठ धातु पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, इसमें जो ऐसे ही हमारी क्रियाएं हैं। तीसरे वाक्य में आते हैं जिसमें ये वर्ब आ रही है ना, वो रहना वर्ब है, रहना। कहीं पर भी हम रहते हैं ना, रहना, तो रहता, जिस रहना शब्द है तो रहती है, ये क्रिया हो रही है रहने की, तो क्रिया में का जुड़ा। जबकि इन सेंटेंस पर गौर करें तो इसमें हमारी क्रिया आई ही नहीं है, हमारी क्रिया आई ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले होता है काला, ये एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव वर्ड है। दूसरे में होते हैं, भले ही ताहती आया है, लेकिन इससे पहले क्या आया है? सींग आया है। सींग क्या होता है? नाउन वर्ड है। तो
नाउन वर्ड आ गया हमारा, पहले वाले में हमारा एडजेक्टिव वर्ड आ गया। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है। क्या नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब का होना जरूरी है। आना, जाना, खाना, पीना, लिखना, ऐसे जो वर्ब हैं वो जरूरी है। जबकि तीसरे सेंटेंस में मछली जल में रहती है, ये हमारा सेंटेंस वो क्योंकि रहने की क्रिया रहती है। तो समझ में आ गया होगा आपका, क्रिया में ता, ती, ते जुड़े हों तो वो ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, अन्यथा नहीं होते हैं। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इनके अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग फॉर्मूले होते हैं बनाने के। जैसे ही हमारी ये टेंस फिनिश होंगे उसके बाद हम उसको बाद में बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको कैसे बनाते हैं ये भी समझ लेते हैं। अगली हम कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखना एग्जांपल्स को। तो बच्चों समझ लेते हैं इसके रूल्स के बारे में। ज़्यादा रूल्स नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि जहाँ तक बात हम डिटेल में लिखने की करते हैं तो थोड़ा याद भी नहीं हो पाता। लेकिन हमें याद नहीं करना है, समझना है। देखिए इसका जो पहला रूल है, रूल 1 क्या है? सब्जेक्ट्स आप जानते होंगे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो हमें क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हमारा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो। पीडीएफ में पूरी डिटेल में लेगी आपको, मैं यहाँ ओरल बता दे रहा हूँ आपको। ही, सी, इट या किसी का नाम सिंगुलर नहीं है, यानी सीधा सा है एक, यानी काम करने वाला जो डूअर यानी सब्जेक्ट कर्ता एक है, एक वचन में। एक से ज्यादा है तो बहुवचन। आया समझ में? एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। किंतु थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, आई हमारा जो सब्जेक्ट है भले ही वो एक है में, लेकिन उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। आपको आई पर ध्यान रखना है। तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें करना क्या है? जो हमारी वर्ब है, जो हमारी वर्ब है वो वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देना। एस या ई एस जोड़ने के भी रूल्स होते हैं, पढ़े होंगे आपने, उनको देख लेना, स्टडी कर लेना। बात अगर प्लूरल सब्जेक्ट की हम करें, प्लूरल सब्जेक्ट ये और भी आसान है। इसमें आपको एस या ई एस कुछ भी नहीं जोड़ना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मरण मुझे पढ़ाता है, मरण मुझे पढ़ाता है। तो बच्चों सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी जो वर्ब है, हिंदी में जो वर्ब होती है हिंदी के सेंटेंस में वो लास्ट में होती है। कहाँ होती है? लास्ट में। देखिए इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। काय का काम हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाता है। क्या करता है? पढ़ाता है। अंग्रेजी में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है। कहाँ होती है? सब्जेक्ट के बाद होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। सेंटेंस को ट्रांसलेशन यानी इसको ट्रांसलेट अगर हम करते हैं तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। देखिए आप इसको मान लीजिए सब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई? वर्ब। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने कहा वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो जब भी ट्रांसलेशन करें हम तो देखिए ये वाला आपको इधर लाना है, सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब को हमें कहाँ लाना? इसके पास। वह पढ़ता है किताब, वह जाता है स्कूल, यानी प्लेस को चेंज कर देना।
ऐसे ही मदन मुझे पढ़ाता है, तो मदन पढ़ाने वाला हो गया सब्जेक्ट। हम आ जाते हैं पढ़ाता है, बिल्कुल हमें दाएं से बाएं को आना है, पढ़ाता है। और मुझे, तो देखिए मदन, मुझे बताइए आप सिंगुलर है या प्लूरल? मदन एक है कि नहीं? तो है, तो हम पढ़ाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीच। क्या कहते हैं? टीच। अब ये देख लें, आगे बढ़ने से पहले देख लें कि मदन सिंगुलर है, तो आप इसमें एस एलियस लगाना है रूल के अकॉर्डिंग। टीचेस यानी सी इसमें क्या जोड़ना है? ई एस, टीचेस। मदन पढ़ाता है, क्योंकि पढ़ाने की लगा दी, किसको? मुझे, मी, टीचेस मी। इसकी हमने ट्रांसलेशन बना दी, ट्रांसलेट कर दिया इसको, मदन टीचेस। वे अपने बगीचे में फूल तोड़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो देखिए मैंने बताया था स्कूल में कहाँ आ जाना है पर। है का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट। तो ये तो पता चला कि प्रेजेंट का है। अब ताकीते का मतलब होता है इंडेफिनिट। ता का मतलब इंडेफिनिट, तो क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारी बात क्या हो रही है इसमें? तोड़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए इसी तरीके से आना है, तोड़ते हैं, फूल, ये सब हुआ, ये सब हुआ। अब ये देख लेना, ये जो बगीचा है ये किसका है? अगर तो किसी का अधिकार है, क्या है? अधिकार इस पर, तो अधिकार है तो हम इसको साथ लेंगे, इसको साथ लेंगे। तो इसको हम देखिए ट्रांसलेट करते हैं, वे की अंग्रेजी होती है दे, क्या होती है? दे। तोड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लक, PLUCK। बच्चों ब्रेक मानी भी तोड़ना होता है, प्लक मानी भी, किसी को झटके से अलग कर देना, तोड़ करके प्लक कर देना। लेकिन अगर टुकड़े टुकड़े कर देना वो ब्रेक होता है। अब ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो वी नो दैट इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल ही है। ठीक है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज हुई है, इसमें एस नहीं लगाना है। इसके बाद क्या लगा हुआ है? फूल, प्लस फूल तोड़ते हैं, प्लस द फ्लावर्स। इसके बाद क्या लगा हुआ है? मैं को अंग्रेजी में कहते हैं इन। अपने बगीचे में, वे अपने बगीचे में, अपने के लिए, दे के साथ अपने की क्या है? दे के साथ अपने की अंग्रेजी। मैंने एक सबसे पहले आपको जो इनडायरेक्ट वाला चार्ट दिया था उसमें प्रोनाउन की टेबल बनाई थी और टेबल में सबके पॉजिटिव लिखे हुए थे। तो बच्चों जो हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का जो पॉजिटिव केस होता है, सब्जेक्ट का जो पॉजिटिव केस होता है वो ही अपने की अंग्रेजी होती है। आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, यू के साथ योर, सी के साथ हर और दे के साथ दियर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इन दियर, THEIR, इन दियर गार्डन, इन दियर गार्डन, दे प्लग द फ्लावर इन दियर गार्डन। अब यहाँ तो हमने हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट किया है, यदि अंग्रेजी से भी हिंदी ट्रांसलेट करने को आती है तो यही तरीका तो अपनाना है हमें। देखिए हमें इसको बिल्कुल यहीं रहने देना है। इसकी क्या हो गई? वे अपने बगीचे में फूल तोड़ते हैं। इसको अगर देखो ऐसा लाएंगे, इसकी हिंदी बनाते हो, वे अपने बगीचे में फूल तोड़ते हैं, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। कुछ नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के इसके एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं
नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए जब कोई कार्य होता है, जो सूचना मिलती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो अब हमें नेगेटिव में क्या करना है, इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल से नहीं, बहुत छोटे बहुत कम शब्दों में आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ज़्यादा बड़ा चलाकर लिखने से अगर आप बहुत 4 लाइनों में लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको लिखा दिया जाए कि जिन वाक्यों में एक वचन कर्ता ही सी एड होते हैं उसमें डू नॉट, डज नॉट आदि आदि का, तो बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ठीक है, समझेंगे मेरे साथ। एक ही वर्ड में आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगानी है, डज नॉट। क्या लगानी है, डज नॉट। और अगर प्लूरल है तो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लगानी है, डू नॉट। डू यू गेट मी? सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। ठीक है, बहुत डिटेल में याद नहीं करना है, बस इतना करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट लगाइए, नहीं हो तो डू नॉट लगाइए। दोनों ही कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, यानी डज नॉट लगाने के बाद एस या ई एस का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, नहीं करता है। वह अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है। किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो जो उसके पार्ट्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। वह अपने बड़ों का सम्मान करना। अब देखिए बड़ों का, अपने बड़ों का सम्मान करना, ये वर्ब हो गई। ठीक है, ये हमारे वर्ब हो गई। तो हम ट्रांसलेट करेंगे इसकी ई। अब इसमें नहीं, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है देख लीजिए। स्ट्रक्चर में हम थोड़ा दिखा दे रहा हूं आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि हमारा वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट डज नॉट को पहले लिखना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ही, अब देखिए ही के साथ नहीं के अंदर क्या हो गई, डज नॉट, ही डज नॉट। सम्मान करना, सम्मान करने को रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। ठीक है, ये पहले सम्मान करता है तो रेस्पेक्ट की, सम्मान नहीं करता तो नहीं को भी इसके साथ हमने ले लिया। ही डज नॉट रेस्पेक्ट, वह सम्मान नहीं करता है। किसका नहीं करता है, अपने बड़ों का। तो ही के साथ अपने की क्या आ जाएगी, हे जाएगी। ही के साथ अपने की हे, और एल्डर्स बड़े। टेक अनदर एग्जांपल। सभी लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। सभी लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं, यानी कुछ लड़कियां बोलती हैं झूठ, सभी लड़कियां नहीं बोलती हैं। तो सेंटेंस पर आते हैं सभी लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। तो देखिए कौन, इसके बहुत सारे ट्रिक हैं सेंटेंस को बनाने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे भी बनाते हैं कि सभी लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। तो आप वर्ब पर आ जाइए, बोलने पर, बोलती हैं।
कौन नहीं बोलती हैं? सभी लड़कियां। क्या नहीं बोलती हैं? झूठ। तो सभी लड़कियां और देखिए गर्ल्स बहुत सी हो गई यहाँ पर, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में क्या करना है? हमें डू नॉट यूज करना है। डू नॉट, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलने को कहते हैं टेल अ लाई। क्या कहते हैं? टेल ए लाई। डू नॉट टेल ए लाई। ऑल गर्ल्स डू नॉट टेल ए लाई। सभी लड़कियां नहीं बोलती। तो देख लीजिए, टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई, इसका भी अल्फाज हो जाएगा सभी लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। इसी में आ गए झूठ नहीं बोलती हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस ओरल भी बना सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो। वह नहीं जानता है, ही डजंट नो, ही डज नॉट नो। तो ऐसे करके हम इनका यूज भी कर सकते हैं। और लास्ट में इसके जो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाए उन्हें और समझ लेते हैं। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, कोई बात किसी से करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात हमने कर ली, लेकिन क्वेश्चनिंग भी तो कहीं पर होती है। किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन जब करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में आता है। मैंने कहा डू यू लव मी, तो आपका जो आंसर होगा वो यस या नो में होगा। डू यू नो मी, इसका भी आंसर यस या नो में होगा। और अगर मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, व्हाट यू नो अबाउट मी, मेरे बारे में क्या जानते हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर उसी के क्वेश्चन के आधार पर होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन में दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में डू या डस का यूज होता है, लेकिन कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। क्या सॉरी क्या सूर्य पूरब में निकलता है? ये हमारा एक प्रश्न है। तो देखिए ऐसे जो हमारे सेंटेंस होते हैं क्या से, तो ऐसे में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, वाट नहीं लगाते हैं। हमें करना क्या होता है, इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इसको आप छिपा लीजिए, सूर्य पूरब में निकलता है। इस सेंटेंस को आप बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको छोड़िए, आप इसको बना लीजिए, सूर्य पूरब में निकलता है। आप लिख लीजिए द सन, ठीक है। निकलने को कहते हैं राइज, RISE, राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इतना सभी ने कर लिया। करके देख लें, नहीं किया है तो करके देख लें। सूर्य पूरब में निकलता, हमने ये बना लिया द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब कितना और करना है जो हमारा सेंटेंस ही सही हो जाए। तो क्या करना है बच्चों, सिंगुलर है तो डस, प्लूरल है तो डू। तो सन सिंगुलर में ना, हमें यहाँ पर डज लगा देना है। क्या की जगह क्या लगाना है, डज लगा देना है। और जब डज लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। एस को हटा दीजिए, पूरा सेंटेंस सही हो गया। डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट, हमारा पूरा सेंटेंस ठीक हो गया। दूसरा देख लेते हैं। क्या खिलाड़ी सुबह से
खेलते हैं। देखिए, क्या खिलाड़ी सुबह से शाम तक खेलते हैं? तो खिलाड़ी खेलते हैं सुबह से शाम तक। इसके पार्ट को आप देख लीजिए, इतने अच्छे से लग रहा है। खिलाड़ी की हम क्या लिखेंगे? प्लेयर्स, छोटे से लिखना, प्लेयर्स। खेलते हैं, खेलना को हम कहते हैं प्ले। अब पूरा वर्ड है सुबह से शाम तक, टाइम है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्या करना है? क्या लगा हुआ है? प्लेयर्स, बहुत से हैं प्लेयर्स, तो डू लगा देंगे। क्या लगाना है? डू द प्लेयर्स प्ले फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। बात करते हैं सरिता कहाँ रहती है? सरिता कहाँ रहती है? देखिए, इसमें क्या करना है? इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो वाक्य के बीच में आया है। जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो पूरा स्ट्रक्चर यही रहता है, वो बीच वाला आया हुआ पहले लग जाता है। तो हमने क्या लगाया? वेयर, वेयर। अब देखिए, हमारा सरिता रहती है, देखिए वेयर लगाने के बाद उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अपने साथ इस वर्ब को ले रहा है। सरिता सिंगुलर में है, तो हमने क्या लगाया? डज। हमने क्या लगा दिया? डज। वेयर डज सरिता, नाम हो गया सरिता। बच्चों क्या बचा? रहने की, ले। हमारा सेंटेंस बन गया, वेयर डज सरिता लिव। सरिता कहाँ रहती है? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने डू डज को नहीं छोड़ना है। यानी इंट्रोगेटिव वर्ड लगाइए, डू डज लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब। इस तरीके से हम सेंटेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसे ठीक से देखना है और भेजी गई PDF को भी समझना है और दिए गए नोट्स को आपको उतार लेना है। थैंक यू वेरी मच।